नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में आपसे बात करूँगा एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और उन्हें कैसे मैनेज किया जा सकता है। ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ जो होती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर वो बहुत खतरनाक नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको टॉलरेट करना, उनको हैंडल करना, उनसे जूझना काफ़ी परेशानी भरा हो सकता है। उनके कुछ अनप्लेज़ेंट साइड इफ़ेक्ट्स अक्सर होते हैं, जैसे नौज़िया मतलब उल्टी सा महसूस होना, वज़न बढ़ना, वेट गेन या स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद से संबंधित समस्याएँ बहुत कॉमनली देखने में आती हैं और ज़्यादातर शुरू-शुरू में देखने में आती हैं, मतलब जब दवाएँ लेनी शुरू की जाती हैं तब। कई सारे लोगों के लिए तो कुछ ही हफ्तों में, कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक ये प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, उसके बाद ठीक हो जाती हैं। मतलब एंटी डिप्रेसेंट शुरू करने के बाद की बात बताई जा रही है यहाँ पे। कुछ केसेस में एंटी डिप्रेसेंट के कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो जल्दी नहीं जाते और कई बार गंभीर भी हो जाते हैं, ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं। वैसे तो आप अपने डॉक्टर से या अपने मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल से, अपने थेरेपिस्ट से, अपने साइकियाट्रिस्ट, डॉक्टर से ज़रूर बात करें, किसी भी तरीके के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जो दवाएँ दिखा रही हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के लिए अपने ब्लड में उनके लेवल को मेज़र करना, उसको जाँचते रहना ज़रूरी होता है, ताकि उनकी इफ़ेक्टिवनेस को पता लगाया जा सके कि कितने प्रभावी हैं, मतलब वो मेटाबोलाइज़ बॉडी में ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बॉडी ठीक से उनको एब्ज़ॉर्ब कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ये जानना ज़रूरी होता है। और किस हद तक जो डोज़ेज है, वो दी जा रही है और उसमें क्या एडजस्टमेंट बनाई जा सकती है, इसको समझने में भी ये चीज़ हेल्पफुल होती है, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। बहुत ही कम, रेयरली ऐसा होता है कि एंटी डिप्रेसेंट की दवाओं की वजह से बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट आते हैं, जिसके लिए कि उनको ही ट्रीट करना पड़े, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स को ही उल्टे ट्रीट करना पड़ जाए, ऐसी कंडीशन ना के बराबर पेशेंट्स में आती है, रेयरली होता है ऐसा। कई हज़ारों में से जाके किसी एक पेशेंट में ऐसा देखने में आता है। अगर साइड इफ़ेक्ट्स बहुत असहनीय, सहन करने लायक नहीं रह जाते, बहुत मुश्किल हो रहा है उनको हैंडल करना, तो आपकी कोई एंटी डिप्रेसेंट दवा रोकी भी जा सकती है, ये भी ज़रूरी है, या उसकी डोज़ कम करनी ज़रूरी पड़ सकती है। अपने आप ऐसा ना करें, खुद ना करें। आपके डिप्रेशन के सिम्पटम्स वापस लौट आएँगे, एकदम से दवा रोकने के भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं और अचानक से छोड़ देने की वजह से विथड्रॉल जैसे सिम्पटम्स भी हो जाते हैं, जिनको डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम या सिम्पटम्स कहा जाता है। तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवा को कम कराएँ, खुद ना करें और जो सबसे अच्छी ऑप्शन हो सकती है दवाओं में, दवाओं को बदलने के साथ जो आ सकती हैं और जो आपकी ज़रूरतों के हिसाब से हो सकती है, आपके साइड इफ़ेक्ट्स के बेसिस पे हो सकती है, जो आपके ट्रीटमेंट में जो ज़रूरत है जिन सिम्पटम्स को ठीक करना, उसको भी ध्यान में रख के जो दवाएँ हो सकती हैं, वही चेंज करने की और बदलने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अपने आप करने से आप उसके और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अपने ऊपर ला सकते हैं, दवाओं के या फिर डिप्रेशन के लौट आने से। तो दवाओं के तो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, दवाओं को छोड़ने से भी इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो और ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और डिप्रेशन के इफ़ेक्ट्स तो वैसे ही हैं। तो ये 3 तरीके के सिम्पटम्स देखने में आते हैं, डिप्रेशन की वजह से, साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से दवाओं के और दवाओं को एकदम छोड़ देने की वजह से भी आते हैं, जिनको विथड्रॉल सिम्पटम्स कहते हैं। तो इसके खतरे से भी आपको बचना ज़रूरी है, इसको भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर अलग-अलग सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे, जो कि साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। सबसे पहले आता है नौज़िया। नौज़िया में क्या होता है, एक बहुत ही अनप्लेज़ेंट सी फीलिंग होती है। पेनलेस होता है, दर्द वगैरह नहीं होता है और इनमें अक्सर क्या होता है, उल्टी जैसा महसूस होता है, वॉमिट करने जैसा। कुछ और सिम्पटम्स होते हैं, जैसे चक्कर भी आ सकता है, बेहोशी सा महसूस हो सकता है। आप हो सकता है कि आप गिर भी जाएँ बेहोश होके, चक्कर खा के। मुँह सूख सकता है, डायरिया हो सकता है, बुखार हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है या कई बार यूरिन में भी क्वांटिटी में कमी आ जाती है। इस तरीके के कुछ सिम्पटम्स अक्सर नौज़िया में देखने में आते हैं। आम तौर पे नौज़िया जब भी किसी एंटी डिप्रेसेंट दवा को लेना शुरू किया जाता है, उसके बाद अक्सर देखने में आता है। हालाँकि जब दवा जो बॉडी एडजस्ट कर लेती है, बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देती है, धीरे-धीरे उसके हिसाब से तालमेल बना लेती है, तो धीरे-धीरे ये नौज़िया का सिम्पटम चला जाता है। पर अगर ना जाए या बना हुआ है जब तक, तब तक क्या किया जाए? पहला तो ये कि अपनी एंटी डिप्रेसेंट दवा जो है वो किसी खाने के साथ लें। खाने के बिना ना लें, खाना खाने के बाद या उसके साथ लें। या अगर किसी-किसी केस में अगर आपको डॉक्टर ने कहा है, बिना खाने के भी लिए जाना ज़रूरी है, तो वो बात अलग है। उस मामले में केस अलग हो सकता है, बट अक्सर खाने के साथ ही लें एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ और डॉक्टर अक्सर खाने के बाद या खाने के साथ लेने को ही कहते हैं। इस फीलिंग से बचने के लिए एक साथ बहुत सारा खाना ना खा लें, वो और ज़्यादा ऐड कर देता है इस फीलिंग के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उल्टी जैसा महसूस कराता है। थोड़ा-थोड़ा खाएँ, जब तक ये सिम्पटम बना हुआ है, थोड़ा-थोड़ा खाएँ।
ज़्यादा मील्स में खाएँ, ये नहीं कि दिन में बस 2 या 3 बार आप खाते हैं वही खाएँ, नहीं, 6 बार खाएँ, 7 बार खाएँ दिन में, थोड़ा-थोड़ा खाएँ, ये भी हेल्पफुल होता है। शुगरलेस खाना खाएँ, मतलब चीनी के बिना, कम शुगर लें, बहुत सारा फ्लूइड, पानी, जूस ये सब चीज़ें पिएँ। और अगर सब कुछ करने के बाद भी अगर ये नौज़िया ना जाए, तो अपने डॉक्टर से बात करें ताकि डोज़ेज जो है चेंज कर सकें, दवा का डोज़ या दवा बदल सकें या ऐसी दवा दें जो उसका असर धीरे-धीरे होता है। ये इसलिए क्योंकि क्या होता है कि कई दवाएँ ऐसी होती हैं एंटी डिप्रेसेंट जो एकदम से असर लाती हैं बॉडी में। वो बॉडी में एकदम से मेटाबोलाइज़ हो जाती हैं और उनका असर बहुत जल्दी आता है। कुछ ही घंटों तक बना रहता है और दिन में कई बार 2 बार भी लेनी पड़ सकती हैं दवाएँ। पर उससे एकदम सिम्पटम रिलीफ मिलने लगता है, ताकत आने लगती है, मूड अच्छा हो जाता है, ऐसी दवाएँ होती हैं। और कुछ दवाएँ होती हैं जो धीरे-धीरे असर लाती हैं, जो शरीर धीरे-धीरे अडैप्ट करता है जिसके साथ। एकदम से जो दवाएँ असर लाती हैं, उनसे नौज़िया का सिम्पटम अक्सर आ जाता है। जबकि स्लो रिलीज़ वाली जो दवाएँ हैं, सस्टेन्ड रिलीज़ वाली जो हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग हैं, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, वो क्या करते हैं शरीर में देर तक बने रहते हैं, असर भी देर तक आता है और कई बार तो पूरा-पूरा दिन या 2-2 दिन के बाद भी उनका असर शरीर में बना रहता है। उससे नौज़िया की फीलिंग्स कम होती हैं। तो ऐसी दवाओं को लिया जा सकता है। दूसरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का, वो है भूख बढ़ जाना और वज़न बढ़ जाना। ये बहुत से पेशेंट्स में देखने में आता है। आपका वज़न बढ़ सकता है क्योंकि हो सकता है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, वो जमा हो जाए या फिज़िकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे, उस वज़ह से भी बढ़ सकता है। या आम तौर पे क्या होता है, आप पहले बहुत खाते थे, डिप्रेशन के सिम्पटम्स आए, खाना कम हो गया। अब जब डिप्रेशन के सिम्पटम गए, तो आपका भूख बढ़ गई क्योंकि आम तौर पे आप ज़्यादा खाते हैं, आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ज़्यादा अच्छी एपेटाइट या बढ़ जाने की वज़ह से वैसे भी कई बार डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बाद अक्सर कई लोगों की एपेटाइट जो होती है, भूख होती है, वो बढ़ जाती है बहुत। उस वज़ह से भी वज़न बढ़ सकता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट वज़न बढ़ाती हैं, सारी नहीं बढ़ाती हैं। कुछ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती हैं और कुछ बढ़ा देती हैं। तो अगर आपका वेट गेन हो रहा है और आप इससे डरे भी हुए हैं, चिंतित भी हैं, तो अपने डॉक्टर से पूछें कि हो सकता है ये जो एंटी डिप्रेसेंट दी जा रही है वो उसका साइड इफ़ेक्ट हो। और कुछ ऐसे तरीके सुझा सकता है डॉक्टर आपको या आपका थेरेपिस्ट जिससे कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। या दवा बदली जाए या फिर कुछ और तरीके हो सकते हैं जैसे स्वीट्स, शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी फूड, चीनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो खाना कम कर दें। कैलोरी जो है अपने न्यूट्रिशियस फूड्स में वो कम कर दें। जैसे फल ज़्यादा खाएँ, सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ, सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स का कंज़म्पशन कम करें। अपनी एक फूड की डायरी बनाएँ। क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इसका पूरा ट्रैक करें। और ये ट्रैकिंग क्या करती है, आपको बता सकती है कि कब क्या कितना खाया, कितने दिन तक खाया, जिससे आपको क्या महसूस हुआ। ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ज़रूरत से कहीं ज़्यादा तो नहीं खा रहे। इससे आपका वेट में मैनेज करने में वो हेल्पफुल हो सकता है। लंबे टाइम में जब आप देखेंगे तो वज़न में कुछ 500 ग्राम 1 किलो से लेकर कुछ ज़्यादा किलो तक भी आप फ़र्क ला सकते हैं अगर आप सिर्फ़ फूड को ट्रैक करें, डायरी बना के। एक डायटीशियन से मिलना अगर हो, वो भी मिल सकते हैं। वो भी अगर ज़रूरत हो आपकी, आपको अगर सही लगे तो। फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज़ करें। हफ़्ते के 5-6 दिन कम से कम करें। कम से कम आधा घंटा, आधे घंटे से ज़्यादा हो, 1 से डेढ़ घंटा हो तो और भी अच्छा है। क्योंकि आप एक ही एक्सरसाइज़ बार-बार नहीं करेंगे, अलग-अलग एक्सरसाइज़ करेंगे, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। वो वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन उनको बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो एक तरफ तो वो खुद भी एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है, दूसरी तरफ एक्सरसाइज़ करने से वज़न भी कम होगा। और लास्ट में अगर कुछ भी हेल्प ना करे या आप ना करना चाहते हो, तो डॉक्टर से बात करें, मेडिसिन बदल देंगे। पर हो सकता है कि दवा बदलने के बाद वज़न तो कम हो जाए, पर कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएँ या दवा का असर ही कम हो। हो सकता है कि कोई ऐसी दवा हो जो धीरे-धीरे असर करेगी, मूड तो आपका थोड़ा लो रहेगा, बट वज़न बढ़ेगा नहीं। तो कुछ ना कुछ फ़ायदे नुकसान हर दवा के होते हैं, इसलिए दवा बदलने के लिए ये चीज़ों को ध्यान ज़रूर दें। एक और जो सिम्पटम अक्सर आता है मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वज़ह से, वो होता है फटीग, थकान, शरीर बहुत दुखता है, टूटता है और ड्राउज़ीनेस, नशा-सा होता है, नींद-सी आती है। ये कॉमन सिम्पटम्स हैं, आम तौर पे हो जाते हैं। ख़ासकर एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद, शुरू करने के बाद या दवा के बदलने के बाद शुरू के कुछ हफ़्तों में महसूस किए जाते हैं, एक्सपीरियंस किए जाते हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ अपनाएँ इनको कंट्रोल करने के लिए। दिन में एक नैप ज़रूर ले लें, सो जाएँ थोड़ी देर, 1 घंटा, वैसे तो 40 मिनट काफ़ी होते हैं, आधे घंटे से पौना घंटा काफ़ी होता है, बट 1 सवा घंटा आप सो सकते हैं। तो नैप ज़रूर ले लें दिन में, बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो जाएगी, काफ़ी रिफ्रेश हो जाएगी और थकान में बहुत कमी आ जाएगी। वॉक करने जैसी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें, बॉडी को
रिलीफ देगा, सिम्पटम्स को कम करेगा थकान के, और जो नींद जैसा महसूस हो रहा है वो भी कम होगा, क्योंकि बॉडी में ताकत आएगी, मन में ताकत आएगी, ऊर्जा आएगी, एंथुसियाज्म, जोश बढ़ेगा आपका। ड्राइव बिल्कुल ना करें जब ये सिम्पटम्स आते हो आपको, या कोई भी ऐसी मशीनरी ऑपरेट ना करें, कोई मशीन ऐसी ना चलाएं जिससे खतरनाक हो सकता है अगर वो ठीक से ना चलाई गई तो, जिससे आपको बहुत जानलेवा असर भी आ सकता है। तो पहले थकान को, फैटीग को, ड्राउजीनेस को निकलने दें, उसके बाद काम कर लेना कुछ दिन बाद। अपनी एंटी डिप्रेसेंट को सोने से पहले लें। अगर डॉक्टर इस बात की इजाज़त देते हैं, इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, तो सोने से पहले लें, क्योंकि सुबह-सुबह लेंगे, दिन भर में थकान बनी रहेगी। तो बेटर है कि ऐसी मेडिसिन हो जो थकान लाती तो हो, पर वो रात में ली जाए। उससे सो जाओगे, सोने से पहले लेना होगा, तो सो जाओगे तो वो सिम्पटम का कोई असर आएगा नहीं देखने में, निकल जाएगा वो। सुबह उठोगे तो ठीक-ठाक ही उठोगे। और डोज़ बदलने के लिए, दवा बदलने के लिए भी बात कर लें अगर ज़रूरी हो तो। अगर ये सब चीज़ें काम ना करें या किसी भी तरह से कोई चीज़ हेल्प ना कर रही हो तो दवा भी बदली जा सकती है। एक और जो साइड इफ़ेक्ट आता है एंटी डिप्रेसेंट का, सबका नहीं कुछ का आता है, वो होता है इनसोम्निया, नींद की कमी, जिसकी वजह से सोते टाइम जल्दी नींद नहीं आती या बहुत देर तक सोते रहते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और कभी-कभी किसी-किसी पेशेंट में नींद भी टूटती है बीच-बीच में। अक्सर प्रॉब्लम आती है या तो नींद आने में या लंबा सोते रहते हैं उसमें। सो हो क्या सकता है, दिन भर में थकान बनी रह सकती है। अगर आपका एक फिक्स टाइम है सोने और उठने का, तो नींद देर से आएगी, तो आपको नींद कम मिलेगी, या बहुत ज़्यादा सोओगे, तो भी सुस्ती बनी रहेगी। ये प्रॉब्लम्स आ जाएँगी। तो इन स्ट्रैटेजीज़ पर ध्यान दें। अपनी एंटी डिप्रेसेंट सुबह लें, मतलब अगर आपका डॉक्टर अप्रूव कर देता है इस बात को, इस बात से रज़ामंदी दे देता है, अगर इस टाइप की मेडिसिन वो आपको दे देते हैं, सुबह के समय रखें। सुबह के समय लेंगे, नींद नहीं भी आएगी, तो अच्छी बात है, जागे रहोगे, सोने की तो ज़रूरत ही नहीं है, सोकर उठने के बाद ले रहे हो, तो दिन भर में जोश बना रहेगा, ताज़गी बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी। जो कैफ़ीन वाली जो ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी या ऐसे खाना है जिससे जिनमें कैफ़ीन होता है, उनको अवॉइड करें। ख़ासकर कि शाम के समय या रात के समय इन चीज़ों को अवॉइड करें। सुबह लें बट शाम में और ऐसे टाइम पे ना लें, क्योंकि वो भी जगाने का काम करती हैं, और उनकी वजह से एक तो दवा और फिर उसके बाद ये कैफ़ीन वाली चीज़ें दोनों जगाने का काम करेंगी, तो नींद तो आएगी नहीं। रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज़ करें, ज़रूर करें। सभी में ये चीज़ बोली गई है, सभी सिम्पटम्स के लिए ये चीज़ रिकमेंडेड है। एक्सरसाइज़ करने से, फिज़िकल एक्टिविटी से ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। पर अगर एक्सरसाइज़ भी करें, ध्यान रखें, एकदम सोने से कुछ घंटे पहले ना करें। शाम को करें, दिन में करें, सुबह-सुबह करें, ऐसे टाइम पे करें, ताकि आप जब सोने का समय आए, तो उसमें ये इंटरफेयर ना करे। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज़ करने से शरीर में जोश आएगा, दिमाग भी चुस्त हो जाएगा, कंसंट्रेशन और अलर्टनेस जो होती है उससे वो बहुत बढ़ जाती है। तो ये तो तब किए जाते हैं ज़्यादातर जब हमें कोई दिमाग लगाने वाला काम करना है, तब किया जाता है एक्सरसाइज़ और ये सब चीज़ें। करें ज़रूर, हेल्पफुल होगा, थकेगा शरीर तो सही टाइम पर जब सोने की ज़रूरत होगी, तो जल्दी सो जाएगा, दिमाग को आराम जल्दी मिलेगा, शरीर थका हुआ महसूस होगा, और एक्सरसाइज़ करने से वैसे भी थोड़ा एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट भी आता है बॉडी के अंदर, तो वो कहीं न कहीं हेल्पफुल ही होगा आपके लिए। बट सोने से एकदम पहले एक्सरसाइज़ ना करें, नहीं तो एक तो दवा का असर तो आ ही रहा है एंटी डिप्रेसेंट का, जिस वज़ह से नींद नहीं आ रही, और ये भी अगर कर लोगे तो और जागे रहोगे कई घंटों तक, पूरी-पूरी रात नींद नहीं आएगी। अगर इनसोम्निया एक बहुत मेन प्रॉब्लम है आपकी, अक्सर होता है ऐसा, तो डॉक्टर से बात करें ताकि वो आपको एक ऐसी मेडिकेशन उसके साथ दे सकें, एंटी डिप्रेसेंट के साथ, जो सेडेटिव की तरह काम करे, सेडेट करे, मतलब आपको बेहोशी लाए, आपके अंदर ड्राउज़ीनेस लाए, आपको सुलाने में हेल्प करे। बेड टाइम पे ये दवा ली जाएगी, सुबह-सुबह नहीं, बेड टाइम पे ली जाएगी ये दवा। या हो सकता है अगर कोई सेडेटिव दवा दी भी जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा नींद अगर आ रही है, तो उसकी डोज़ कम कराई जा सकती है, ये भी हेल्पफुल हो सकता है। तो दवा बदलने से, सेडेटिव देने से इनसोम्निया की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, जो कि एंटी डिप्रेसेंट की वजह से आ रहे होंगे सिम्पटम्स। सो जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, सेडेटिव, जैसे कि ट्राज़ोडोन, मिर्तज़ापाइन, ये अक्सर दी जा सकती हैं लो डोज़ में, जिससे कि हेल्प हो जाए, नींद आने में हेल्प हो जाए, सोने से पहले अगर ली जाए तो। एक और कॉमन साइड इफ़ेक्ट है बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का, और वो है मुँह का सूखना, ड्राई माउथ। बहुत कॉमन होता है कई पेशेंट्स में ये। ये भी शुरू-शुरू के टाइम पे ज़्यादा आता है, मतलब दवा लेना जब शुरू करते हैं तभी अक्सर देखने में आता है। आम तौर पे 6 से 8 हफ्तों तक ये सिम्पटम्स अक्सर कई सारे पेशेंट्स में बने रहते हैं। तो ये एक्यूट फ़ेज़ होता है एक ट्रीटमेंट का, 6 से 8 हफ्तों का माना जाता है। इसमें अक्सर इस तरीके के सिम्पटम्स ज़्यादा देखने में आते हैं। तो ड्राई माउथ एक सिम्पटम है कॉमन। इसमें ये सारी स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करें। पानी ज़रूर पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ा दें, या मुँह में बर्फ़ रख लें थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, या बर्फ़ को बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दें और उसको मुँह में रख लें कुछ-कुछ देर के लिए। च्युइंग गम जैसा होता है, बबल गम होता है, उसको चबा सकते हैं।
शुगरलेस हो तो और भी अच्छा है, शुगर वाली अक्सर ड्राई माउथ वाले सिम्पटम में हेल्प नहीं करती। शुगरलेस हो, डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डॉक्टर भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं, उसको चबाएँ, वो भी हेल्प करेगा। तम्बाकू, अल्कोहल, कैफ़ीन वाली ड्रिंक्स, कॉफ़ी ये सब अवॉइड करें, ये मुँह को सूखा देती हैं। ऐसी चीज़ें लेंगे तो और ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो अगर साथ-साथ लेते हैं चीज़ें तो इनको अवॉइड करें। अक्सर क्या होता है हम मुँह से साँस लेते हैं, तो कोशिश करें अगर ऐसा करते हैं आप तो नाक से साँस लें। आदत कम करें ये मुँह से साँस लेने की। नाक से ज़्यादा साँस लें, इसमें आपको प्राणायाम या योगा भी हेल्पफुल हो सकता है इस आदत को बनाने में और हेल्प कर सकता है। अपने दाँत 2 या 3 बार ब्रश करें दिन में। डेंटल प्रॉब्लम्स हैं, साथ में अगर इसकी होती हैं अगर आपके तो डेंटिस्ट से भी ज़रूर मिलें। ड्राई माउथ की जो प्रॉब्लम होती है वो अक्सर कैविटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ा देती है। कई पे कुछ पेशेंट्स में ये चीज़ आ जाती है देखने में, तो डेंटिस्ट को मिल लें अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। डॉक्टर से, साइकियाट्रिस्ट से, डेंटिस्ट से मिलें कि कोई ऐसी दवाएँ हैं जो ड्राई माउथ को सिम्पटम को दूर करने में कुछ ऐसी मिल सकती हैं, जो कि दवाओं से ही शायद इसका रिलीफ़ मिल जाए। ओवर द काउंटर ओटीसी मेडिसिन्स हों, कुछ ऐसी जिसके लिए बहुत प्रिस्क्रिप्शंस की बार-बार ज़रूरत ना पड़े, जो जब मुँह सूखे ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो तब ले ली जाए। और अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर ड्राई माउथ, मुँह के सूखने का सिम्पटम अगर बना रहता है, काफ़ी सारे आपने एफर्ट ले लिए उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो अपने डॉक्टर से, अपने साइकियाट्रिस्ट से बात करें और उससे कहें कि आपकी या तो दवा चेंज कर दी जाए या फिर उसकी डोज़ में चेंजेस कर दिए जाएँ। कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि ड्राई माउथ की प्रॉब्लम अगर बहुत परेशान करती है तो उसको कम किया जा सके। हाँ, फिर वही बात आ जाती है कि दवा अगर बदली जाएगी या दवा क अगर कम की जाएगी, तो उसके भी कुछ असर आपको देखने में मिलेंगे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दवा बदलना ज़रूरी हो सकता है या इसके बारे में सोचा जा सकता है। एक और सिम्पटम आता है जो कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से अक्सर देखने में आता है, वो होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारी नॉर्मल जो फंक्शनिंग है हमारे डाइजेशन की, वो बिगड़ जाने की वजह से होता है या जो दूसरे कुछ ऑर्गन सिस्टम जो हमारे डाइजेशन में काम करते हैं उसकी वजह से होता है। और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का अक्सर डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये तो अक्सर कॉज़ करती हैं, पर कुछ दूसरी जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस हैं जैसे एसएसआरआई, उनसे कम होते हैं ये सिम्पटम्स, उनसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम देखने में आती है, पर ट्राइसाइक्लिक वालों से ज़्यादा आती है। तो क्या किया जा सकता है? बहुत सारा पानी पिएँ, ऑब्वियसली ये तो ज़रूरी है बहुत। फाइबर वाला खाना खाएँ, ज़्यादा फाइबर वाला, ऐसे फल खाएँ, ऐसे वेजिटेबल खाएँ जिनमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। होल ग्रेन वाले फूड खाएँ। एक्सरसाइज़ करें रेगुलरली, वो बहुत हेल्पफुल होती है कॉन्स्टिपेशन में। चलें ज़रूर, चलने से पेट और हमारी जो इंटेस्टाइन है उनमें हरकत होती है और उससे मसल्स जब थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम होती है उससे। कोई फाइबर सप्लीमेंट ले सकते हैं आप मार्केट से। फल सब्जियाँ वगैरह ना खानी हो या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो किसी तरीके का, तो कुछ फाइबर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जो इसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं कई लोगों को। या कॉन्स्टिपेशन कम करने की ही अलग से दवाई भी ले सकते हैं डॉक्टर से बात करके, वो भी हो सकता है। या फिर अंत में वही चीज़ आ जाती है, जब कुछ वर्क ना करे, तो अपनी दवा बदलनी पड़ सकती है आपको एंटी डिप्रेसेंट। उससे फिर अगेन वही है कि कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे। तो कॉन्स्टिपेशन आपकी कम हो सकती है एंटी डिप्रेसेंट बदलने से या डोज़ में फ़र्क लाने से। एक और बहुत कॉमन सिम्पटम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का और मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स MAOI, ये जो दवाएँ होती हैं इनका होता है डिज़ीनेस, चक्कर सा आना। दूसरी जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं SSRI वाली, उनसे ये सिम्पटम इतना ज़्यादा देखने में नहीं आता। ये जो दवाएँ हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और MAOIs, इनसे अक्सर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से डिज़ीनेस आती है, चक्कर आने जैसा, बेहोशी सा, चक्कर आने जैसे सिम्पटम्स आते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें, ये कर सकते हैं आप, स्ट्रैटेजीज़ लगा सकते हैं कि जब भी आपको अपना पोस्चर बदलना हो, जैसे बैठने से उठना हो या उठने से बैठना हो या कहीं मूव करना हो, ख़ास करके जब बैठकर या लेटकर उठते हैं उसके बाद, लेटे हुए हैं, सुबह सो के उठे हैं, एकदम से ना उठें। इन सब चीज़ों में सावधानी रखें, धीरे-धीरे करें ये काम। पोस्चर धीरे-धीरे बदलें अपना। तो कई बार क्या होगा, झटके से जब कोई आप पोस्चर चेंज करेंगे या थोड़ा-सा मूवमेंट तेज़ करेंगे, स्पीड अपनी चलने की तेज़ करेंगे या घूम जाएँगे किसी तरह से, आपको झटके से अगर मूव करना पड़े, तो अक्सर ऐसा लगेगा आपको चक्कर आ रहा है और आप गिर रहे हैं और हो सकता है गिर भी जाएँ। हो सकता है आपको लिटरली बहुत ज़्यादा चक्कर आए और आप गिर भी पड़ें। तो इसलिए ध्यान रखें, चलना भी धीरे है, पोस्चर्स में जो चेंज आना चाहिए, वो भी धीरे-धीरे आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। कहीं भी ऐसी जगह चल रहे हैं, जैसे जहाँ संभव हो, जैसे किसी सड़क पर, फुटपाथ पर, तो कोशिश करें जहाँ पर पकड़ने की चीज़ हो, जैसे रेलिंग होती है, उसको पकड़-पकड़ के चलें, ऐसी जगह पर चलें। कोशिश करें कि खुले में ना ज़्यादा चलें, जैसे सड़क क्रॉस करना हो या कुछ करना हो, खुले में ना करें। अचानक से झटके से आपको इधर-उधर देखना पड़ सकता है, राइट, लेफ्ट, ऊपर-नीचे कहीं देखना पड़ेगा, झटके से आपको चक्कर आ सकते हैं।
तो अपने सपोर्ट में हमेशा आस-पास देख लें कि क्या चीज़ है, उसके साथ चलें, अगर ऐसा प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होती है तो। ड्राइविंग तो बिल्कुल अवॉइड करें। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत डायरेक्शंस आपको चेंज करनी पड़ती हैं, वो अवॉइड करना होता है। या कोई बहुत ऐसे हेवी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं या आपको उठानी पड़ती है अगर, जैसे सिलेंडर हो गया या कोई भारी सामान हो गया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। कैफ़ीन, कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल ये सब अवॉइड करें। ये सब इस सिम्पटम को बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं और सिम्पटम्स आ सकते हैं इसकी वजह से। फ्लूइड लें बहुत, पानी पिएँ बहुत और अगर संभव हो डॉक्टर से बात करें कि अपना जो एंटी डिप्रेसेंट है, दवा है, वो सोने से पहले ली जाए तो अच्छा है। अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डिज़ीनेस की, चक्कर आने की, तो उस टाइम ली जाए ताकि आप दवा लेके सो जाएँगे तो चक्कर आने की प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी आपको। कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएँ रेस्टलेसनेस, एंग्ज़ायटी और एजिटेशन ये वाले सिम्पटम्स ले आती हैं। बहुत उत्तेजित होने लगता है मन। शरीर, मन बहुत उत्तेजित हो जाता है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से ये सिम्पटम्स आ जाते हैं, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा एनर्जी होना अच्छी बात है क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट जो दवाएँ हैं, उनका एक मेन काम होता है कि आपके शरीर में ज़्यादा ऊर्जा पैदा हो, ज़्यादा एनर्जी हो। बट कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम इस तरह से हो सकती है कि वो रिलैक्स ही नहीं कर पाते, कुछ ज़्यादा ही ऊर्जा आ जाती है, एक जगह टिक के बैठ नहीं पाते, शांति से एक जगह चैन से बैठते नहीं, लेटते नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। चाहकर भी, ना चाहकर भी ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो इन स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो किया जा सकता है, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज़ करें, जॉगिंग, कोई एरोबिक एक्सरसाइज़, जिमिंग, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो गई, ये सब करें। ये आपके एनर्जी लेवल्स को खर्च करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज़ में और इन सब एक्टिविटीज़ में जब अपनी एनर्जी ऊर्जा खर्च कर देंगे, तो बाकी के कामों के लिए आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो रहेगी, जिससे आपको काम करने में मदद मिलेगी। आप दूसरी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा लगा पाएँगे। कोई ऐसी एक्सरसाइज़ जिससे ज़्यादा एनर्जी खर्च हो, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जो हेल्पफुल हो सकती हैं आपको इसमें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ करें, मसल रिलैक्सेशन करें, योगा करें, ये सब आपके अंदर एनर्जी लेवल्स को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। बेसिकली एंग्ज़ायटी, रेस्टलेसनेस इसमें ये योगा, एक्सरसाइज़ेज़, मेडिटेशंस बहुत हेल्पफुल होती हैं, तो इनका यूज़ रेगुलर करते रहें। और अगर ज़रूरत पड़े, अगर ये सब चीज़ें ना हेल्प हो रही हों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से बात करें, या तो वो दवा बदलेंगे या दवा का डोज़ कम कर देंगे या फिर ऐसी दवा देंगे जिससे थोड़ा बेहोशी बने, जिससे थोड़ा-सा शरीर में ऊर्जा कम हो जाए, थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो, थोड़ा एंटी एंग्ज़ायटी मेडिसिन्स होती हैं, जो एंग्ज़ियोलाइटिक मेडिकेशंस वो आपको वो दे सकते हैं इसके साथ जो थोड़ा इसमें कमी लेकर आए इन सिम्पटम्स में, साइड इफ़ेक्ट्स में या कोई ऐसा एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हैं जो इतना स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट जिसके ना आते हों। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान देने की, वो ये कि अक्सर क्या होता है कई बार एंटी डिप्रेसेंट के यूज़ से बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई थॉट्स हमें महसूस होती हैं, रेसिंग थॉट्स, बहुत अलर्ट हो जाते हैं। इस हद तक हमारे अंदर एक्टिविटी लेवल बढ़ जाते हैं कि हम कई बार रात को सोते भी नहीं हैं या ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उल्टी प्रॉब्लम्स मतलब जहाँ हम बिल्कुल डिप्रेशन में बात नहीं करते थे, एनर्जी लो रहती थी, यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी रहने लगती है। तो ऐसे सिम्पटम्स अगर साइड इफ़ेक्ट्स अगर डेवलप हो जाते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें क्योंकि ये हाइपोमेनिया, मेनिया के सिम्पटम्स हो सकते हैं मतलब हो सकता है कि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो, जिसमें पहले एपिसोड में अक्सर डिप्रेशन आ जाता है, उसके लिए दवाएँ बिल्कुल बदली जा सकती हैं और आपको उसके एप्रोप्रिएट दवाएँ दी जा सकती हैं, जो बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड स्टेबलाइज़र दी जाती हैं, उसका काम करे, मूड को स्टेबलाइज़ करने का काम करे, वो आपको दी जा सकती हैं, ऐसे में आपकी दवा बदली जाएगी। और ये ऐसा ही एक सीरियस डिसऑर्डर है, डिप्रेशन के ही तरह है, डिप्रेशन से भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, इनफैक्ट काफ़ी सीरियस होता है कई लोगों में ये, इसलिए इसको रोकने के लिए आपकी दवा भी बदलनी ज़रूरी हो सकती है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्पटम्स आएँ जिसमें दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आने लगे, बहुत इम्पल्सिव विचार आने लगे, गुस्सा आने लगे, ज़्यादा अलर्ट रहने लगे, नींद अफ़ेक्ट हो जाए आपकी, दौड़-भाग करने का मन करे, घर से बाहर रहने का मन करे, ज़्यादा बातचीत करने का मन करे, बहुत बड़े-बड़े विचार आने लगे, तो डॉक्टर से बात करें कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए डॉक्टर आपकी दवा बदल देगा। कई सारी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। सेक्सुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें से सेक्स ड्राइव, सेक्स की डिज़ायर कम हो जाती है, ऑर्गेज़्म नहीं हो पाता, डिलेड ऑर्गेज़्म या बिल्कुल इन्हिबिशन हो जाती है उसकी, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं। और कुछ एंटी डिप्रेसेंट से तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, इरेक्शन बन नहीं पाती बिल्कुल या मेंटेन नहीं हो पाती अगर बन भी जाए तो। एसएसआरआईज़ जो होती हैं, इनसे अक्सर ज़्यादा कॉमनली देखने में आता है कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के मुकाबले। तो ये स्ट्रैटेजीज़ आप अपना सकते हैं। ऐसी दवा ली जा सकती है, जो दिन में 1 ही बार ली जाए, 2 बार ना ली जाए। ऐसी दवा की तरफ बढ़ें अगर आपको कोई ऐसी दवा दी जा रही है जिसमें आपको 2 या 3 बार खानी पड़ रही है, तो बजाय उसके वन्स अ डे दिन में 1 बार ली जाने वाली दवा लें,
और उसी के हिसाब से अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को शेड्यूल करें। क्योंकि हो सकता है जब आपने दवा ली है तब आपके लिए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाना, सेक्सुअल फंक्शनिंग आपकी बहुत खराब हो, परफॉर्मेंस बहुत खराब हो, तो जब दवा का असर खत्म हो जाए उसके बाद आप सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो आसान होगा आपके लिए। डॉक्टर से बात करें कि कोई दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दें जिसके इस तरीके के साइड इफेक्ट्स हो ही ना, जैसे कि बुप्रोपियोन होती है, या इस तरीके से डोज एडजस्ट कर दी जाए ताकि ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कम हो जाएं। किसी ना किसी तरह से मैनेज किया जा सकता है इन सिम्टम्स को। अपने पार्टनर से बात जरूर करें इन सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि वहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत एक्टिव हैं सेक्स लाइफ में तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पार्टनर हो सकता है इस प्रॉब्लम को ना समझ पाएँ या उस चीज़ को, इसकी गंभीरता को, उसकी सीरियसनेस को ना देख पाएँ। इसलिए उनसे बात ज़रूर करें ताकि जो चेंजेज़ आपको अपनाने हैं अपनी सेक्स लाइफ में वो आप अपना सकें। सेक्सुअल रूटीन को चेंज करना, उसके टाइमिंग्स बदलना, उसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाना, ये ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। तो इस पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। इसमें जो एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है। तो हो सकता है जैसे मान लो आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले जो फोरप्ले होता है वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए करना पड़े, ताकि आपको अराउज़ल में प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से अराउज़ल हो पाए, ज़्यादा अच्छे से आपकी सेक्स डिज़ायर बढ़ पाए। ये सब की आपको एडजस्टमेंट थोड़ी करनी पड़ सकती है। डॉक्टर से बात करें, हो सकता है वो आपको कुछ ऐसी मेडिकेशन दे दें जैसे कि सिल्डेनाफिल जो कि वायग्रा होती है, इस तरह की कुछ दवाएँ दे दें जिससे कि आपको टेम्परेरी लेवल पर ही सही, थोड़े टाइम के लिए ही सही, आपकी सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स को कम भी हो सकें, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ सके, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रीट हो सके, या उससे रिलेटेड और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मैनेज किया जा सके स्पेसिफिक ऐसी दवाओं की मदद से। कोई भी हर्बल सप्लीमेंट या कोई भी अपने आप लेने वाली दवाएँ, इनसे बचो। ऐसा मत लो क्योंकि उससे 2 प्रॉब्लम हो सकती हैं, या तो और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या हो सकता है साइकियाट्रिक इफ़ेक्ट्स जो आ रहे हैं दवाओं के वो कम हो जाएँ, या कुछ ना कुछ ड्रग इंटरैक्शन की वज़ह से प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वो बहुत सारे क्लेम्स होते हैं उन दवाओं के, हर्बल मेडिसिन्स या कुछ और 2 मेडिसिन्स होती हैं उनकी वज़ह से। क्योंकि ये जो होती हैं दवाएँ, ये एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएस की एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जो दवाओं के ऊपर रेगुलेशन लगा के रखती है, ये इनके द्वारा इनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए हेल्थ पर इसके डेंजरस इफेक्ट भी पड़ सकते हैं। तो इन सब दवाओं को लेने से बचें अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा है तो, और अगर एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो। अगले आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट के, दिल के इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स। दिल की कंडीशन के हिसाब से अक्सर डॉक्टर दवा देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, और उस हिसाब से उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है। आपका ईसीजी कराना ज़रूरी हो सकता है दवा देने से पहले या दवा देने के बाद, कुछ टाइम के बाद, या कई बार आपका हो सकता है ईसीजी लेना पड़े अगर आपको पहले हार्ट अटैक या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, या फैमिली में अगर इस तरीके की कोई जेनेटिक हिस्ट्री मिलती है, तो आपका ईसीजी कराना भी ज़रूरी हो सकता है दवा देने के टाइम पे, या उसके बाद भी रेगुलरली भी कराना पड़ सकता है। ईसीजी के टाइम पे क्यूटी इंटरवल होता है, जो ईसीजी में जो वेव्स होती हैं, बन के आती हैं, उसमें क्यूटी इंटरवल देखा जाता है। ये ध्यान दिया जाता है कि वो बहुत लंबा ना हो जाए, उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जो लंबा होता है वो हार्ट की जो रिदम है, उसकी जो हार्ट बीट्स हैं, उसको दर्शाता है। तो अगर वो बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये है, या इर्रेगुलर है अगर वो, तो उसका मतलब है कि आपको इर्रेगुलर हार्ट रिदम्स, एराइथमियाज़ जिसको कहते हैं, उसका रिस्क हो सकता है, जिस वजह से हार्ट की और सीवियर कंडीशन बन सकती है, दिल कमज़ोर हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स बिल्कुल नहीं ली जानी चाहिए अगर आपको पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम्स हो, खासकर कि एमएओआईज मतलब मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, ये दवाएं तो बिल्कुल भी नहीं ली जानी चाहिए क्योंकि इनका हार्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है अक्सर। सो ये डॉक्टर आपका ध्यान रखता है अक्सर, इसलिए अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें अपनी हार्ट की हेल्थ के बारे में, हेल्थ कंडीशंस के बारे में, पुरानी जो हार्ट से जो रिलेटेड इलनेसेस रही हैं और जो जेनेटिक हिस्ट्री है उन सब के बारे में बात ज़रूर करें। और या कोई भी अगर ऐसी दवा ले रहे हैं आप हार्ट के लिए, या लेना चाहते हैं या लेनी पड़ सकती हैं, तो उसके बारे में आप ज़रूर बात कर लें डॉक्टर से। अंत में आता है जेनेटिक इफ़ेक्ट, जेनेटिक वेरिएशंस। लोगों में दवाओं के असर को लेकर अलग-अलग तरीके के प्रभाव देखने में आते हैं, जो उनके जेनेटिक मेकअप की वजह से होते हैं। मतलब कुछ दवाओं का असर ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा आएँगे, कुछ कम आएँगे। ये इस पर निर्भर करता है कि जेनेटिकली डीएनए में उनके किस तरीके के जीन्स हैं, उस पर भी निर्भर करता है। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो आने ही आने हैं आपको। कुछ ऐसी स्टडीज़ बताती हैं कि हमारे जीन्स में जो वेरिएशंस होती हैं, उनका बहुत बड़ा फ़र्क देखने में आता है, असर देखने में आता है, किसी भी तरीके की एंटी डिप्रेसेंट्स के इफ़ेक्टिवनेस में और साइड इफ़ेक्ट्स में। और स्पेसिफिक एंटी डिप्रेसेंट के स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने में आते हैं। ये तक होता है। तो कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक आपको कौन-सी एंटी डिप्रेसेंट दी जा रही है, कौन-सी असर डालेगी, कौन-सी नहीं, या कौन से साइड इफ़ेक्ट लाएगी और कौन से नहीं, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके जीन्स कैसे हैं, आपका डीएनए कैसा है। कुछ हद तक ये चीज़ मैटर करेगी। कई जगहों पर आपको, वैसे ऐसा इंडिया में तो बहुत कम होता है, जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है। जैसे
साइटोक्रोम P450 टेस्ट होता है, CYP450, जो बताता है आपके बॉडी में कुछ एक पर्टिकुलर एंजाइम्स निकलते हैं, मतलब होते हैं लीवर में, खासकर कि वो मेटाबोलाइज करते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस को बताता है, उनकी प्रोफाइल बताता है, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवा मेटाबोलाइज की जाएगी, कौन सी नहीं की जाएगी, कौन सी ज़्यादा की जाएगी, कौन सी कम की जाएगी, और किसके किस तरह के साइड इफेक्ट्स होंगे। तो अक्सर ये टेस्ट हेल्प करता है बताने में कि किस तरह की दवाएं दी जाएं और किस तरह की दवाएं ना दी जाएं। पर टेस्टिंग ये जो है जेनेटिक, ये कोई रूटीन वर्क नहीं है, कहीं भी नहीं है जहाँ पर ये टेस्ट होते हैं, हॉस्पिटलों में अवेलेबल होते हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, वहाँ भी कोई रेगुलर नहीं की जाती हैं ये, क्योंकि महंगी भी बहुत होती हैं, टाइम भी बहुत लगता है इनके रिजल्ट्स आने में, और अक्सर इनके बिना भी काम हो जाता है, बन जाता है। तो इसलिए इनको हर जगह ना रूटीन बेसिस पे किया जाता है और ना हर केस में इसको करने की ज़रूरत होती है। पर कई डॉक्टर्स कराते हैं और कई पेशेंट्स करना पसंद भी करते हैं, तो कईयों को इसके फ़ायदे हो भी जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इस टेस्ट को कराना बहुत ज़रूरी है और इसको कराएँगे तो ही अच्छे से दवा का असर पता चल पाएगा, ऐसा नहीं है। सालों से, कई दशकों से पेशेंट्स उन्हीं दवाओं से, उन्हीं सिम्पटम्स में ठीक होते आए हैं, तो इसलिए कुछ ऐसा नहीं है कि इसको कराना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, कराया जाए तो हेल्प ज़रूर कर सकता है, इसलिए ना कराओ, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। और ज़्यादा स्टडीज़ अभी होनी वैसे बाकी हैं, उस पर शोध चल रहे हैं कि किस तरीके से जेनेटिक मेकअप जो है हमारा, उसके बेसिस पे दवाएँ डिसाइड की जाएँ और उनके साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज किया जाए। इस बारे में पता करने के लिए बहुत सी रिसर्च हो रही है। जेनेटिक टेस्टिंग आगे आने वाले समय में बहुत हेल्पफुल हो सकती है, और हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में, बी शायद हो सकता है अगले 10 साल में, ये एक रूटीन वर्क बन जाए। मतलब अक्सर डॉक्टर्स रूटीनली इसको रिकमेंड करें कि कराओ टेस्ट, देखने के लिए कि क्या आपके जेनेटिकली बनावट है, जिसके बेसिस पे कौन सी दवा दी जाए, कौन सी ना दी जाए। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में ये एक रूटीन बन जाए। रिप्लेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे सटीक तरीका यही होता है कि जब डॉक्टर को हम दिखाते हैं, तो डॉक्टर जो जाँच-पड़ताल करते हैं, आपसे जो सवाल पूछते हैं, जो साइकियाट्रिक एग्ज़ामिनेशन होती है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट कराए जाते हैं, या जो भी क्लिनिकली वो जो अपनी जजमेंट बनाते हैं आपके सिम्पटम्स और आपकी पूरी प्रोग्रेस को देख के, पूरा कोर्स को देख के, मतलब कि कैसे सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसको देख के जो वो निर्णय लेते हैं, यही सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका होता है दवा को बदलने का या दवा को जारी रखने का, या कोई भी अगर कोई बदलाव लाए जाने उसके लिए। तो साइकियाट्रिस्ट का एक्सपीरियंस, नॉलेज, जजमेंट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिस्ट की, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जजमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन चीज़ों पर आप अगर रिलाय करते हैं, आपका डॉक्टर अच्छा है, आपसे बात करता है, आपकी पूरी बात सुनता है, आपके सिम्पटम्स के बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन करता है, समझता है, समझाता है, तो वो काफ़ी है। और सालों से ऐसा ही चला हुआ आ रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा जेनेटिक टेस्टिंग पर आप निर्भर ना हों या उस बारे में ज़्यादा ना सोचें। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बिना उसके काम नहीं बनेगा, कि जेनेटिकली पता चल जाएगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर पता चल भी जाता है तो भी आपको वही दवाएँ लेनी होंगी, उन्हीं में से आपको साइड इफ़ेक्ट्स फिर भी होंगे, मैनेज करने ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जेनेटिक टेस्टिंग कराने से आपको ऐसी दवा बता दी जाएगी जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आएँगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम जो आ रही है, आप बेटर होगा आप डॉक्टर से बात करके, और जो भी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर आपको बताई गई हैं, इनमें से कुछ का आप यूज़ करके आप मैनेज करें अपने साइड इफ़ेक्ट्स को, अपने सिम्पटम्स को। बहुत सी चीज़ें जो यहाँ बताई गई हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा आपके जनरल मैनेजमेंट जो है सिम्पटम्स के, डिप्रेशन के, उसमें भी हेल्पफुल हो सकती हैं। जैसे एक्सरसाइज़ हो गई, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके का खाना-पीना रखना चाहिए। वो बेसिक जो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ होते हैं, डाइट में चेंजेज़ होते हैं, वो करने वैसे भी ज़रूरी होते हैं। तो दोनों तरीके से वो आपको हेल्प कर सकते हैं, डिप्रेशन के सिम्पटम में भी और साइड इफ़ेक्ट्स को दूर करने में भी। तो इन पर ज़्यादा फ़ोकस करें। तो ये जो भी स्ट्रैटेजीज़ बताई गई हैं, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। आपको जानकारी जो है बहुत हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ की आपको नोटिफ़िकेशन भी मिले और आपको इस तरह की और हेल्पफुल जानकारी मैं आगे भी देता रहूँ। ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।